नमस्कार दोस्तों, पी.एन. द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो यूनिट 2 है, नागरी लिपि का इतिहास, इसे लेकर के आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अब इसे शुरू करता हूँ। नागरी लिपि का उद्भव और विकास। देवनागरी एवं भारतीय लिपि है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ये ध्यान दें, इसकी पहचान किसी है, क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली, डोगरी, खस, नेपाली भाषा तथा अन्य जैसे नेपाली भाषाएं, तमांग, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, महगी, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी भाषा, बघेली आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 175 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। दक्षिण एशिया की 175 भाषाओं 175 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त की जा रही है। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हुबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में संभव नहीं है जब तक कि उनका विशेष मानकीकरण न किया जाए, जैसे आई ट्रांस या IAST। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं। उच्चारण व वर्ण क्रम आदि देवनागरी के ही समान हैं, क्योंकि वे सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। उर्दू को छोड़कर देवनागरी या नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी, गुजराती आदि लिपियों का विकास हुआ है। भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भागों में, जिसे सामान्यतः आज कश्मीर और पंजाब कहते हैं, 8वीं शताब्दी ईस्वी तक कुटिल लिपि प्रचलित थी। कालांतर में ईस्वी 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से ही शारदा लिपि का विकास हुआ। देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति। देवनागरी या नागरी नाम का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ और इसका व्युत्पत्ति परक प्रवृत्ति निमित्त क्या था, यह अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है। नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध बताया गया है, परंतु दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत संदिग्ध है। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। हो सकता है नंदी नागर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ संबंध रहा हो। यह भी हो सकता है कि नागर उन जन इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी अभिधान पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी भी कहा गया। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त
त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते हैं। कालांतर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वह देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध है। नागरी लिपि देवनागरी से बहुत निकट है और देवनागरी का पूर्व रूप है। अतः ये अभिलेख इस बात के साक्ष्य हैं कि प्रथम शताब्दी में भी भारत में देवनागरी का उपयोग आरंभ हो चुका था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट 700 से 800 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। 8वीं शताब्दी में चित्रकूट, 9वीं में बड़ौदा के ध्रुवराज भी अपने राज्यादेशों में इस लिपि का उपयोग किया है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक या सिलेबिक लिपि मानी जाती है। लिपि के विकास सोपानों की दृष्टि से चित्रात्मक, भावात्मक और भावचित्रात्मक लिपियों के अनंतर अक्षरात्मक स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषा विज्ञानियों के मत से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद अल्फ़ाबेटिकल या वर्णात्मक अवस्था का विकास हुआ सबसे विकसित अवस्था मानी गई है। ध्वन्यात्मक फोनेटिक लिपि की देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसके वर्ण अक्षर सिलेबिक हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। भारत की ब्राह्मी या भारतीय वर्णमाला की ध्वनियों में व्यंजनों का पाणिनि ने 14 सूत्रों में जो स्वरूप परिचय दिया है उसके विषय में पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने यह स्पष्ट बता दिया है कि व्यंजनों में संयोजित आकार स्वर का उपयोग केवल उच्चारण के उद्देश्य से है, वह तत्वतः वर्ण का अंग नहीं है। इस दृष्टि से विचार करते हुए कहा जा सकता है कि इस लिपि की वर्णमाला तत्वतः ध्वन्यात्मक है, अक्षरात्मक नहीं है। संस्कृत में आए 2 स्वरों का युग्म होता है और या आ ई या आ ई की तरह बोला जाता है। इसी तरह औ या आउ की तरह बोला जाता है। आधुनिक हिंदी में री का री की तरह है, ऋषि वाले री का केवल संस्कृत में और री का केवल संस्कृत में और री केवल संस्कृत में यूज किया जा रहा है, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। अंग आधे न म ग र के लिए या स्वर का नासिकीकरण करने के लिए, अंग स्वर का नासिकीकरण करने के लिए अह अघोष, ह निश्वास के लिए ए और आ इनका उपयोग मराठी और कभी कभी हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का निकटतम उच्चारण तथा लेखन करने के लिए किया जाता है। इनमें से ल मूर्धन्य पार्श्विक अंतस्थ एक अतिरिक्त व्यंजन है जिसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। मराठी, वैदिक संस्कृत, कोंकणी, मेवाड़ी इत्यादि में सभी का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में स का उच्चारण ऐसे होता था, जीभ की नोक को मूर्धा या मुंह की छत की ओर उठाकर स जैसी आवाज करना। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्तिनी शाखा में कुछ वाक्यांत में स का उच्चारण ख की तरह करना मान्य था।
आधुनिक हिंदी में श का उच्चारण पूरी तरह से स की तरह होता है। हिंदी में ड का उच्चारण ज़्यादातर ढ की तरह होता है, यानी कि जीभ मुंह की छत को एक जोरदार ठोकर मारती है। हिंदी में क्षणिक कसडिंग में कोई फर्क नहीं, पर संस्कृत में ड का उच्चारण न की तरह बिना ठोकर मारे होता था। अंतर केवल इतना कि जीभ ड के समय मुंह की छत को छूती है। हिंदी भाषा में मुख्यतः अरबी और फारसी भाषाओं से आए शब्दों को देवनागरी में लिखने के लिए कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता या बिंदु लगे वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज आदि। हिंदी में भी अधिकांश लोग नुक्तों का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली एवं अन्य भाषाओं को देवनागरी में लिखने में भी नुक्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देवनागरी लिपि के गुण। भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता 52 वर्ण, न बहुत अधिक और न बहुत कम। ये 52 वर्ण होते हैं हिंदी में अल्फ़ाबेट के आधार पर। एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह, जैसा बोले वैसा लिखे। लेखन और उच्चारण और में एक रूपता, जैसा लिखे वैसा पढ़े। एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण, जैसा लिखे वैसा पढ़े। उपरोक्त दोनों गुणों के कारण ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाली सभी भारतीय भाषाएं स्पेलिंग की समस्या से मुक्त हैं। स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम विन्यास। देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास उनके उच्चारण के स्थान, ओष्ठ से दंत, तालव्य, मूर्धन्य आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्णक्रम के निर्धारण में भाषा विज्ञान के कई अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। देवनागरी की वर्णमाला वास्तव में ब्राह्मी से उत्पन्न सभी लिपियों की वर्णमालाएं एक अत्यंत तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिए मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार कर लिया है, यानी कि स्वीकृति दे दिया है। वर्णों का प्रत्याहार रूप में उपयोग माहेश्वर सूत्र में देवनागरी वर्णों को एक विशिष्ट क्रम में सजाया गया है। इसमें से किसी वर्ण में से आरंभ करके किसी दूसरे वर्ण तक के वर्ण समूह को 2 अक्षर का एक छोटा नाम दे दिया जाता है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का प्रयोग करते हुए संधि आदि के नियम अत्यंत सरल और संक्षिप्त ढंग से दिए गए हैं, जैसे आदिगुण। देवनागरी लिपि के वर्णों का उपयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। देखिए, कटपयादि, भूत संख्या या आर्यभट्ट की संख्या पद्धति। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद्य के लिखित रूप में मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सा छंद है। रोमन, अरबी एवं अन्य में यह गुण प्राप्त नहीं होता है, अप्राप्त है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी है तो ध्वनि ब है, लेकिन देवनागरी में ऐसा नहीं है। लेखन और मुद्रण में एक रूपता। देवनागरी में लेखन और मुद्रण में एक रूपता होती है, जबकि रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। देवनागरी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई
किंतु आधुनिक प्रिंटर तकनीक के लिए यह कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं। अनावश्यक वर्ण जैसे री, री, सी, स, बहुत से लोग इनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। द्विरूपक वर्ण जो है अ, ज्ञ, छ, त्र, छ, झ, ड़, स आदि को दो दो प्रकार से लिखा जाता है। समरूप वर्ण ख में र और व का, घ में ध का और म में भ का भ्रम होना, ये देवनागरी के लिए दोष है। वर्णों के संयुक्त करने की व्यवस्था एक समान नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एकरूपता का अभाव है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर अनेक लोगों को भ्रम भी की स्थिति है। ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले किंतु उच्चारण वर्ण के बाद। देवनागरी पर महापुरुषों के विचार। आचार्य विनोबा भावे संसार की अनेक लिपियों के जानकार थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देवनागरी लिपि भारत ही नहीं संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगर भारत की सब भाषाओं के लिए इसका व्यवहार चल पड़े तो सारे भारतीय एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। हिंदुस्तान की एकता में देवनागरी लिपि हिंदी से ही अधिक उपयोगी हो सकती है। अनंत शयन अयंगर तो दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए भी देवनागरी की संभावना स्वीकार करते थे। सेठ गोविंद दास इसे राष्ट्रीय लिपि घोषित करने के पक्ष में थे। सेठ गोविंद दास इसे राष्ट्रीय लिपि करने के पक्ष में थे। इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। आचार्य विनोबा भावे का कथन है जो महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। आचार्य विनोबा भावे। देवनागरी लिपि के विषय में अन्य विद्वानों का मत देखिए। देवनागरी देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। सर विलियम जोन्स का कथन है कि देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। सर विलियम जोन्स। मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। जॉन क्राइस्ट का मत है। उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी। खुशवंत सिंह का ये कथन है। उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी। खुशवंत सिंह। एक सर्वमान्य लिपि स्वीकार करने से भारत की विभिन्न भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे प्राप्त करने का एक साधारण व्यक्ति को सहज ही अवसर प्राप्त होगा। हमारे लिए यदि कोई सर्वमान्य लिपि स्वीकार करना संभव है तो वह देवनागरी है। MC छागला का ये कथन है। कथन आप लोग जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्राचीन भारत के महानतम उपलब्धियों में से एक उसकी विलक्षण वर्णमाला है जिसमें प्रथम स्वर आते हैं और फिर व्यंजन जो सभी उत्पत्ति क्रम के अनुसार अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किए गए हैं। इस वर्णमाला का अविचारित रूप से वर्गीकृत तथा अपर्याप्त रोमन वर्णमाला से जो 3000 वर्षों से क्रमशः विकसित हो रही थी पर्याप्त अंतर है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार नागरी नाम
कब से प्रचलित है यह तो पता नहीं, पर तांत्रिक काल में नागर नाम अवश्य प्रचलित था। यह नागर नाम ही नागरी का आधार बना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं। दो अन्य शैलियाँ द्रविड़ सप्तभुजी अथवा अष्टभुजी तथा वेसर, द्रविड़ और बेसर, बेसर की दिशा होती है वृत्ताकार थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों जैसे प, म, ग के कारण इसे नागरी कहा गया है। प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। इस प्रकार नागरी लिपि का जो है इतिहास है, जो आज मैं आपको बताया हूँ। आगे अभी कम से कम 2 से 3 क्लास नागरी लिपि में है। अभी तक मैं जो बताया हूँ वो आपको कैसा लगा, इसे आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।